हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉरियर रेजिमेंट एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज़ में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और ऐसे 3 वीडियोस आएंगी जिसमें हम 150 क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाले पार्ट्स को भी आप फॉलो कर सको। और इन द एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव सो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक, लेट मी नो योर थॉट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। So the first question is the pitch of voice of a woman is in general। तो वो पूछ रहा है कि जो महिला की आवाज़ की पिच होती है वो सामान्य रूप से पुरुषों की तुलना में कैसी होती है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ज़्यादा होती है, कम होती है, काफ़ी कम होती है या फिर बराबर होती है। द आंसर इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की, उस पे हमारी पिच डिपेंड करती है। जो वुमेन्स होती हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं यानी कि छोटी होती हैं, और थिनर होती हैं यानी कि पतली होती हैं। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा पिच। ठीक है। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो उनकी पिच कम होती है। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच द कॉम्पोनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू अ पेंडुलम ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज। तो वो पूछ रहा है कि जो पेंडुलम क्लॉक में जैसे पेंडुलम होता है, ठीक है, उसी के रेफरेंस में या फिर उसी के अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉच में कौन सा कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, डायोड या फिर बैलेंस व्हील। द आंसर इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो जैसे जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो क्या यूज़ करता है, एक पेंडुलम का इस्तेमाल करता है टाइम रेगुलेशन के लिए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वॉच में क्या यूज़ होता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो यूज़ करता है। तो अब क्या होता है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो एक प्रिसाइज वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ यूरेनियम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि जो यूरेनियम का घनत्व है वो किस लेवल का होता है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ठीक है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो सबसे पहले वो एक हैवी मेटल होता है। ठीक है। तो यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो रफली उसकी कितनी होती है, 19,000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में कवर करें तो दैट वुड बी अराउंड 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। तो अगला क्वेश्चन है एट हिल्स वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर ऑफ, यानी कि पहाड़ियों पर पानी कितने तापमान पर उबलता है। तो ऑप्शंस आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 से ज़्यादा, 100 से कम या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो डिपेंड करता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है। तो जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम होता जाता है। और अगर हम सी लेवल पे आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। तो होता है क्या ना कि जैसे हम प्रेशर कम है अपना तो हमारा पानी भी कम टेम्परेचर पे बॉईल कर देगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कभी आप कभी पहाड़ियों में गए हो तो वहाँ पे आपको खाना बनाने में भी दिक्कत होती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो इसी वजह से पानी आपका गर्म ही नहीं होता, आपका खाना ही नहीं बनता। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिलो 100। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल एट। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई होता है या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अप्लाई होता है। ऑप्शन सी कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन डी कांस्टेंट प्रेशर या फिर मतलब उसके साथ में वेरिएबल टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ होता क्या है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी हम एक फिक्स्ड मास की गैस लेते हैं तो उसमें अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाता है। तो अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो आपने जैसे हॉस्पिटल वगैरह में या फिर कहीं भी सिरिंज देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, हम जैसे पीछे से उसमें से मतलब पिस्टन प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, जो इसके अंदर वॉल्यूम होती है वो कंप्रेस होती जाती है। ठीक है। तो वो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है उसके अंदर जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि दिस इज़ द बॉयल्स लॉ, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम
कम होता जाएगा और प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको वापस पीछे की ओर करेंगे तो वो वॉल्यूम पूरा घेर लेगा ये, है ना, राइट। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, आई मीन द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, यानी कि इज ओनली एप्लीकेबल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि आर्मेचर ऑफ डायनामो इज मेड ऑफ व्हाट। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इस मटेरियल की वो बात करें, ठीक है, कि जो आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहले डायनामो होता क्या है। तो डायनामो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की भी बात करें स्पेसिफिकली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो मटेरियल होता है वो इसका, सबसे पहले हम आंसर की बात करें तो आयरन मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। आयरन इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर वो फेरोमैग्नेटिक है तो यानी कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको एक लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक लो रिलक्टेंस हम इसको बोलते हैं, वैसे लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें मतलब काइंड ऑफ एफिशिएंट रहेगा वो चीज़। तो हम अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आयरन हो गया, है ना, आयरन Fe, कोबाल्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स क्या हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फिर कुछ आते हैं जो कि फेरी मैग्नेटिक होते हैं। इसमें डिफरेंस देखो, ये है फेरो और फिर आते हैं फेरी, ठीक है। तो फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, जो कि थोड़ी सी मॉडरेट टू वीक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी जो है उसकी वो मॉडरेट टू वीक है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो वो बिल्कुल ही वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि वो जो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीन मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरी एंड पैरामैग्नेटिक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आयरन, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम बल्ब को देखते हैं। तो बल्ब के अंदर ये जो पतली सी आप तार मतलब वायर देख रहे हो ना, तो ये फिलामेंट होती है बल्ब का, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट वुड बी टंगस्टन, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है W। तो हम इसको टंगस्टन की ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें टंगस्टन का ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल्स में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रफली 3400 कुछ होता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर उसको सस्टेन करना होता है, तो इस वजह से इसको इसी मटेरियल का बनाते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो ये इनर्ट गैस लिखी है ना, यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो किस चीज़ की होती है, मतलब कौन सी गैस होती है वो, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो एक इनर्ट गैस है। मतलब मैं उसको नाम बता देता हूँ, आप पर्पस बताना उसका, ठीक है। तो ये आर्गन होती है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन भी होती है। तो इसका मेरे को पर्पस बताना कि क्यों हम इसके अंदर गैस फिल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन इज कोज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, मतलब कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो स्टार्ट जो इनिशिएट होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम फिजन की बात करते हैं कि फिजन होता क्या है। तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस किसी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो ये मतलब मल्टीपल है तो वो न्यूक्लियाई कहलाएगा, ठीक है, प्लूरल। तो वो न्यूक्लियाई में जब वो स्प्लिट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड फिजन, ठीक है। इसका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। तो फ्यूज़न क्या होता है, इसका एक ऑपोजिट कह सकते हैं हम, जब मल्टीपल छोटे छोटे न्यूक्लियस है ना जुड़ के जब एक बड़ा वो बनाते हैं, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो होता क्या ना,
एक लेट्स से एक यूरेनियम है ना, तो यूरेनियम पे जाके जब ये न्यूट्रॉन टकराता है ना, तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है, और फिर इनमें से भी कुछ न्यूक्लियस निकलते हैं, मतलब प्रोटॉन्स निकलते हैं, फिर वो आगे किसी से टकराते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे चेन रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। तो वो चेन रिएक्शन की वजह से ही ये इतना डेंजरस होता है कि मतलब एक डिज़ास्टर क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से जो आप देखते होगे ना, मतलब देखते तो नहीं होगे, बट जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं उसमें भी यही प्रिंसिपल लगता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न लगता है। जैसे कई बार पूछ भी लेता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है या फिजन होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो फिजन होता है, क्योंकि जो फ्यूज़न होता है ना वो तो इससे भी डेंजरस होता है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब जैसे जो सन है ना, सन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे करता है, तो आप मतलब कंपेयर कर सकते हो। तो जो भी अपने जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह होती है, सो दैट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स ऑक्साइड फ्यूल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिक्स ऑक्साइड यानी कि जिसको हम मॉक्स फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, मिक्स ऑक्साइड, तो ये कहाँ रिएक्ट, मतलब कहाँ यूज़ होता है वो, तो द आंसर इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्योंकि जो हमारा यूरेनियम ऑक्साइड है ना, UO2 है, और जो प्लूटोनियम ऑक्साइड है PuO2, ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मॉक्स फ्यूल बनता है, ठीक है। तो आंसर इज न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इन dB, डेसिबल, ठीक है, बियॉन्ड विच अ पर्सन कैन नॉट हियर, जिससे मतलब एक्सीड होती है तो वो पर्सन सुन नहीं पाता, तो इसका आंसर होगा 85, ठीक है, 85 dB, ठीक है। तो अब मतलब अगर कॉन्स्टेंटली इसी डेसिबल की इंटेंसिटी से बंदा एक्सपोज होता है तो उसकी काइंड ऑफ हियरिंग लॉस भी होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हाट काइंड ऑफ वाटर, ठीक है, तो फिल्टर, डिस्टिल्ड या फिर ये दो ऑप्शन। तो सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, एक प्योर वाटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़, कोई सॉल्ट नहीं होता। तो जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो द आंसर वुड बी सॉल्ट वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट NaCl होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये आयंस होते हैं जिनकी वजह से मतलब करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर इज़ द आंसर। न्यूक्लियर फिजन इज़, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, चलो आप बताना इसका आंसर, ठीक है। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो, बट इसके बारे में ना एक फैक्ट मैं बताता हूँ। मतलब कई बार पूछ लेता है कि जो कंट्रोलर का काम कौन करता है, मतलब जो हम रिएक्शन होती है ना ये, तो इसमें कंट्रोल रिएक्शन करवाने का काम कौन सा मतलब मटेरियल करता है, ठीक है। तो उसका आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है ना वो एक कंट्रोल रिएक्शन करवाने का काम करता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन जो उससे टकरा रहा था ना यूरेनियम के एटम से, तो वो क्या होता है ना कि मतलब उसका रिएक्शन स्लो कर देता है, वो जो इससे टकरा रहा होता है वो ग्रेफाइट उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो एक आपने वो भी देखा होगा, है ना, यूरोप में है एक मतलब जगह है जहाँ पे एक चेरनोबिल का वो हुआ था, मतलब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है, वो यूट्यूब में मतलब पढ़ना। तो उसमें हुआ क्या था ना कि जो ग्रेफाइट था ना उसी ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया था, क्योंकि जो मतलब उसमें नीचे पानी भी था, तो उसके साथ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट हुआ था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बट आप देखना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो जो कंट्रोलर था ना ग्रेफाइट जो यूज़ होता था बेसिकली कि कंट्रोल रिएक्शन करने के लिए, उसी ने नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया था, और वो ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ था कि मतलब एक मतलब पूरा शहर का शहर खाली हो गया था, ठीक है। तो ये चेरनोबिल का है, तो वो देखना कभी फ्री होके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स होते हैं बेसिकली ये, तो इनका मेन यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जैसे केबल होती है, ठीक है, तो हम जैसे आपके घरों में भी आपने देखी होगी कई बार, जो पुराने मतलब टीवीज़ वगैरह में भी आती थी, या फिर जो जिनके थ्रू इंटरनेट भी फ्लो होता है, ठीक है, ओवर द डिस्टेंस, जो कि हमारे समुद्र की जो सरफेस है उसके ऊपर भी मतलब बिछाई हुई है, ठीक है। तो इन पे मतलब इनके थ्रू ही हमारा इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब।
तो क्या है ना कि जो ऑप्टिक फाइबर्स होती है ना वो बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा, दीज आर यूज फॉर, है ना, कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है ना उसमें जो लॉस होता है ना, मतलब सिग्नल की क्वालिटी का, वो मिनिमम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो पूछता भी है कई बार, TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जैसे हम बात करें ना, कोई जैसे कोई नेटवर्क केबल है, ठीक है, ये जैसे इसमें से इंटरनेट जा रहा है इस केबल में से, और अगर मान के चलो हमने यहाँ पे कोई बड़ी सी AC यूनिट रख दी, ठीक है, तो जो इसके अंदर से इंटरनेट जा रहा था ना, तो वो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से वो डिस्टर्ब होगा। बट ये केस जो हमारी ऑप्टिक फाइबर केबल्स होती हैं उसमें नहीं होता। सो दैट्स वाई दीज आर मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, अल्फ़ा, बीटा, गामा या फिर एक्सरे, इनमें से कौन सी रेज सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, मतलब किसी भी चीज़ में से निकलना, वो पेनिट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर इज गामा रेज। ठीक है, तो गामा रेज क्यों? क्योंकि ये मतलब कि रेडिएशन भी होता है ना, तो वो गामा रेज का ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इवन आपने देखा भी होगा कई बार हॉस्पिटल वगैरह में ARS होता है ना, जो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ठीक है, तो ये सिम्टम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि किसी को इसी के एक्सपोज होता है ना जब इन रेज से, तो उनको हेडेक वगैरह, वॉमिट वगैरह, है ना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इस वजह से बोला भी जाता है ना कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती है तो दे आर नॉट अलाउड फॉर एन एक्सपोजर, है ना, टू सम ग्रेट एक्सटेंट। तो लिमिटेड होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होता है। तो सो आंसर इज गामा रेज। तो अगला क्वेश्चन है, जो ओल्ड रिटन मटेरियल है उसमें जो लिखा हुआ था उसको हम कैसे पढ़ते हैं, है ना, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो इतना पुराने टेक्स्ट हैं जो कि पेपर्स पे लिखे होते थे या फिर एनिमल स्किन्स पे भी लिखे होते थे पहले, तो है ना, ज़रूरी नहीं होता ना कि पेपर हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज टू आइडेंटिफाई कि वो क्या लिखा हुआ होता था। सो सबसे पहले मैं आंसर बताता हूँ, अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज पुराने टेक्स्ट पे पड़ती है ना, अभी तो जैसे ब्राइट है बट हो सकता है पहले ना हो, तो जो लाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो क्या होगा, वो चमकेगा, है ना, वो कॉन्ट्रास्ट उसका कम होगा, तो कॉन्ट्रास्ट कम होने की वजह से वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज टू रीड व्हाट वाज रिटन ऑन दोस ओल्ड टेक्स्ट, या फिर जो कि एनिमल स्किन्स पेपर्स के ऊपर जो भी लिखा होता था। ठीक है, पूछ रहा है कि जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं उनका एप्लीकेशन किस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रायोजेनिक इंजन्स की बात करें तो जो ये इंजन्स होते हैं ये काफ़ी एफिशिएंट इंजन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब फ्यूल बर्न करते हैं तो इनके फ्यूल बर्न करने से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा तो ये अपना पेलोड कह लो या फिर जो वर्क कैरी आउट करेंगे ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से। और जो फ्यूल है ये फ्यूल काफ़ी ठंडा फ्यूल होता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक का वैसे मतलब ही क्या होता है, वेरी कोल्ड, है ना, वेरी कोल्ड। ठीक है, तो ये फ्यूल जो होता है काफ़ी ठंडा होता है। तो जैसे लिक्विड ऑक्सीजन हो गया आपका, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, तो ये फ्यूल्स होते हैं जिसका टेम्परेचर रफली -250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझ सकते हो कि वो फ्यूल कितना ठंडा है। तो ये फ्यूल जब बर्न होता है तो एकदम से हैवी थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हैवी पेलोड कैरी करने के लिए। यानी कि जो हम एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जो हम सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, उनको लॉन्च करने के लिए, मतलब इसरो भी इस फ्यूल को यूज़ करता है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो आंसर आप समझ गए हो। ठीक है, जो कि क्या है, रॉकेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो GSLV रॉकेट्स होते हैं ना आपके, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, तो ये जो इंजन्स होते हैं ये भी साइरोजेनिक इंजन्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर। और जियो सिंक्रोनस का मतलब आप समझो ना, तो क्या होता है कि जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, सिंक मीन्स कोई चीज़ जब साथ में मूव करते हैं ना किसी चीज़ के, यानी मूविंग टुगेदर, तो वो सिंक में होता है आपस में। जैसे कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम मूव करे तो सिंक में है वो चीज़ आपस में। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस, क्रोनोस मीन्स टाइम।
ठीक है। तो इन चीज़ों से मिलके क्या बना है, जियो सिंक्रोनस। तो ये जो सैटेलाइट्स होती है वो अर्थ के सेम रिस्पेक्ट में मूव करती हैं, यानी कि जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है, यानी कि 24 आवर्स में वो क्या कर रही है, अपना एक सर्कल कवर मतलब पूरा कर रही है ना, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो सेम चीज़ वो जो सैटेलाइट है वो भी 24 आवर्स में एक पूरा वो कवर कर रही है। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपस में क्या है, सिंक में हैं। तो इस वजह से ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और जो कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे मतलब रॉकेट्स यूज़ करते हैं ये चीज़। ठीक है, पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आई थिंक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे, जो चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, सो दैट वाज इन यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में वो हुआ था। तो आज तक का वो काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल या फिर आप डिज़ास्टर्स कह सकते हो। ठीक है, जो न्यूक्लियर मतलब एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, तो उसका इफेक्ट काफ़ी मतलब लंबे समय तक रहा था वहाँ पे। अभी भी मतलब आई थिंक वहाँ पे कोई आसपास नहीं रहता होगा। तो पूछ रहे हैं कि जो बेस्ट कलर या फिर कलर्स का कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट रहेगा गर्मियों में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक या फिर मतलब ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन की वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। तो जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और जो वाइट कलर होता है वो क्या करता है, गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से आपने मतलब है ना, गर्मियों में भी अभी गर्मियाँ ही चल रही हैं, तो आप मोस्टली क्या करते होगे, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हो, है ना, लाइट कलर की, ताकि गर्मी रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर, अगर हम और भी थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो जैसे ये अम्ब्रेला है, ये उसका क्या है, आउटर लेयर, ये उसका इनर लेयर। ठीक है, तो क्या है कि जो आउटर लेयर पे जो सन रेज आएंगी, ठीक, वो क्या होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इसी वजह से सरफेस कैसी होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। ठीक है, और अंदर ब्लैक कलर की। क्यों, क्योंकि अंदर भी जो गर्मी है वो क्या है, वो इसने एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, मतलब जो बंदा है, जो यूजर है, उसको ना लगे वो गर्मी। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी, व्हाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक इनसाइड। ठीक है, और बात करें, जैसे और एग्जांपल देखें, तो जैसे आप एक गाड़ी है जो कि ब्लैक कलर की है, दूसरी व्हाइट कलर की है, दोनों गर्मी में खड़ी हैं। ठीक है, तो अब जाके आप बैठोगे ना गाड़ी में, तो ब्लैक में बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, और वाइट में इतना मतलब ठीक लगेगा कंपेरेटिवली। और एग्जांपल दें, जैसे कि डैशबोर्ड है गाड़ी का, तो वो क्या होता है, आपने कभी देखा वो व्हाइट कलर का, नहीं ना। क्यों, क्योंकि उसने क्या करना होता है, एक तरीके से जो ड्राइवर है या फिर जो बैठा है आगे बंदा, उसको ग्लेयर ना पड़े, है ना, रिफ्लेक्ट करके लाइट उसकी आंखों में ना जाए, ताकि वो प्रॉपरली ड्राइव कर सके, ध्यान मतलब एक तरीके से उसका रोड पे ही रहे। तो इसी वजह से वो किस कलर का होता है, वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो ब्लैक कलर का होता है। तो यही मतलब कंसेप्ट है जिसकी वजह से मतलब हम चीज़ों का कलर भी एक तरीके से यूज़ होता है, तो उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो द आंसर इज होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ की स्थापना की थी, TIFR, जो कि क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च। ठीक है, अलोंग विद JRD टाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ मरकरी, कहाँ पे, इन द बैरोमीटर ट्यूब, जब इसको हम किसी कोल माइन में यानी कि कोयले की खदान में लेके जाते हैं। तो बैरोमीटर ट्यूब में पारा, जो इसका मरकरी होता है, उसका लेवल स्तर क्या होता है जब उसको कोयले की खान में लेके जाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, वो कम होता है, मतलब चेंज नहीं होता, बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये है क्या, बैरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे जब हम कोल माइन में जा रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर होगा। तो एयर प्रेशर होगा तो ये जो लेवल है मरकरी का, ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से प्रेशर के अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल इसका यही है कि इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट इट। ठीक है, तो लेवल ऑफ मरकरी विल राइज। ठीक है, आंसर सी। तो अब जैसे हम एल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, हाइट पे गए, तो मरकरी क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ मरकरी शुड फॉल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है,
द राइज ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, जो अभी हमने पढ़ा, अगर उसमें मरकरी में राइज हो रहा है तो क्या होगा, मतलब एक तरीके से वेदर के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें, मतलब जिस दिन बारिश आ रखी होती है या फिर आनी होती है, तो उस दिन क्या होता है, आप फील मतलब देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि जो स्काई होती है उसमें क्या होते हैं, मतलब एक डेंस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, और एक तरीके से हैवी वेदर फील होता है आपको, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो लाइट होने की वजह से ऊपर उठती है, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है तो एक तरीके से प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और बैरोमीटर में भी क्या होगा, फिर जो मरकरी है उसका लेवल भी कम होगा। तो जब ये मरकरी राइज हो रही है तो क्या होगा, एक तरीके से स्काई कैसी होनी चाहिए उस टाइम पे, क्लियर, उसका ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि जो क्या होगा, राइज मरकरी हो रही है तो जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो क्लियर स्काई होगी और एक तरीके से आपकी हवा चलेगी, मतलब जो वेदर है वो एक हैवी आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर स्काई होगा और एक तरीके से फेयर वेदर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, तो कौन सी है, मतलब अल्टीमेट सोर्स, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये तो है ना बेसिक सा आंसर है इसका, सन। तो क्योंकि जैसे इवन जो प्लांट्स हैं वो कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जो अपने एंशियंट प्लांट्स भी है ना, जो काफ़ी पुराने, जो कि डिकम्पोज वगैरह भी हो चुके हैं, या फिर तो जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी हैं वो भी एक तरीके से आपके उस टाइम पे जो उन्होंने सोलर एनर्जी यूटिलाइज़ की होगी उसकी वजह से होते हैं वो, ठीक है। और जो आपकी अर्थ पे विंड वगैरह चलती है, ठीक है, वो किसकी वजह से चलती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है ना। जैसे P1 में ज़्यादा प्रेशर है, P2 पे कम प्रेशर है, तो वो मूव कहाँ करेगी, P1 टू P2, ठीक है। ये मतलब एक जगह है जैसे P1 P2, ठीक है। और आप काफ़ी एग्जांपल सोच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जो व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या फिर और स्पीड के बारे में है, ठीक है। तो यानी कि जब प्रकाश हवा से कांच की तरफ जाता है, मतलब कांच के अंदर जाता है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, मतलब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, पढ़ लेना। तो क्या है ना कि जैसे एयर है, एयर कैसा मीडियम है, लाइट मीडियम है, ठीक है। हवा, जो पानी है वो कैसा है, डेंस है ना। तो क्या होगा जब लाइट टू, ये है ना, ये आपका ग्लास है जैसे मान के चलो, या फिर पानी है, तो हवा क्या होगी जब यहाँ से जाएगी, इसके अंदर जाएगी, तो क्या होता है, ये नॉर्मल है आपका, है ना। तो हवा क्या होती है, नॉर्मल की तरफ, मतलब जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, क्योंकि वो लाइट टू डेंस मीडियम में जा रही है, ठीक है, लाइट टू डेंस में जा रही है, तो इस वजह से। तो क्या होगा एक तरीके से इसका ऑप्शन, जो वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों चेंज होंगी। क्योंकि जैसे कि आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना, स्पीड। तो मान के चलो अगर आपकी स्पीड हवा की, मतलब लाइट की 6 है, और फ्रीक्वेंसी तो क्या है ना कि कांस्टेंट रहेगी ये, तो अगर ये कांस्टेंट लेट से ये 2 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और स्पीड हमने कम कर दी, 4 कर दी, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, तो ये भी क्या होगी, ये 2 होगी, एक उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, नो नॉट द फ्रीक्वेंसी बट वेवलेंथ, ठीक है। जो वेवलेंथ है आपकी वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों चेंज होंगी। और सेम, तब ये डेंस है, अब ये इससे और ज़्यादा डेंस मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, और भी ज़्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अब जैसे कि मान के चलो ग्लास, यानी कि एक डेंस मीडियम से जब वो लाइट मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, दैट गोज, जैसे ये आपका ग्लास था, ठीक है, ग्लास से यहाँ से जो रे आ रही थी, ठीक है, तो ये नॉर्मल से टकराई, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये डेंस टू लाइट मीडियम में जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। तो ये एंगल ज़्यादा होता है, इस केस में ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। आगे बढ़, और इस फिनोमेना को बोलते क्या हैं, सब मतलब जो लाइट का चेंज हो रहा है,
पाथ एक तरीके से मीडियम चेंज होने की वजह से। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो अब मेरे को बताना। ठीक है, आर से कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच फॉल्स डाउन फास्टर इन अ वैक्यूम। तो ये 3 चीज़ें हैं, फेदर, वुडन बॉल और स्टील बॉल। ये सबसे लाइट, देन ये सबसे हैवी। तो ये सेम ऑर्डर है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूम की बात करें ना, तो वैक्यूम होता क्या है, मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम। एब्सेंस ऑफ एयर इज़ वैक्यूम। तो अब लेट्स से ये एक आपका चैम्बर है, ठीक है, इसमें हवा नहीं है, ठीक है, और आप इसमें से ये तीनों ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गिराते हो, तो क्या होगा, ये सेम रेट पे, मतलब सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूम है ना, वहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके, इनको कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, जो एयर रेसिस्टेंस है वो नहीं मिल रहा। जैसे ओपन मतलब एक तरीके से चैम्बर नहीं है यहाँ पे, अगर आप वैसे ही बाहर कहीं पे गिराओगे तो क्या होगा, उनको रेसिस्टेंस मिलेगा। जैसे फैदर है, फैदर को सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा क्योंकि हल्का है, इसका मास क्या है, मिनिमम है। और अगर स्टील बॉल की बात करें, ये काफ़ी हैवी है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसको रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो बट इन द केस ऑफ वैक्यूम एवरीथिंग विल फॉल एट द सेम स्पीड, यानी कि एक तरीके से सारी की सारी समान गति से नीचे गिरेंगे, क्योंकि मास का ही फ़र्क यहाँ पे वैक्यूम के अंदर नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि उसको रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा। राइट, चलो अगला क्वेश्चन है, मोह इज़ द यूनिट ऑफ, ये आपके सामने ऑप्शन है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कि जो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जैसे आप बात करो, वायर की भी पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पतला वायर है और एक मोटा वायर है, ठीक है, उनमें से मतलब कौन सा ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका आंसर होगा जो आपका थिन वायर होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक पतला रोड है, ठीक है, और एक मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोटा रोड है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब वाइडर रोड है, तो क्या होगा कि जो ये पतला वाला रोड है, इसमें ट्रैफिक आपका थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा, है ना, तो एक तरीके से वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपका थिन वायर था। ठीक है, लेकिन जो अच्छा खासा चौड़ा रोड है वो क्या होगा, ईजिली उसमें से ट्रैफिक निकल जाएगा, तो यानी कि वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कम है ना, रेजिस्टिविटी उसकी कम है। ठीक है, तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी का ऑपोजिट, इसकी यूनिट क्या होती है वैसे रेजिस्टेंस की, ओम होती है। ठीक है, OHM। ठीक है, इसको ऐसे शो करते हैं, ये इसका ऑप्शन मतलब सिंबल है। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, तो ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस। तो अब इसका दो, बेसिकली आप इसको इसी से सिंबल से समझ सकते हो, जो इसका ऑपोजिट होगा वो भी क्या होगा, MHO, मो। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कि जैसे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट लेंथ, मतलब पर मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कि रेजिस्टेंस पर मीटर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने, मोह इज़ द यूनिट ऑफ आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ पूछ रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द मून टेक्स प्लेस बाय, है ना, ये ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द मून टेक्स प्लेस बाय, है ना, ये ऑप्शन आपके सामने। ओनली रेडिएशन, रेडिएशन एंड कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, तो या फिर ये तीनों, या फिर केवल विकिरण, विकिरण और चालन, विकिरण और संवहन, या फिर ये तीनों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करें तो कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू मेटल्स, जैसे आपका मान के चलो, ठीक है, जिसको एक काइंड ऑफ एक मीडियम रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जिसको पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये कंडक्शन होता है, मेटल से होता है मोस्टली। जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है, मोस्टली लिक्विड्स में होता है, जैसे आपका पानी गर्म होता है। ठीक है, तो ये इसको भी क्या होगा, पार्टिकल्स चाहिए होंगे, इसको भी एक मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफ़र के लिए। और जो रेडिएशन होता है उसको क्या होता है, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, वो बिना मीडियम के ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको समझ में आ गया होगा जी, सन टू मून ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ऊपर, है ना, तो इसका आंसर होगा ओनली रेडिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो कंडक्शन का जैसे एग्जांपल दें हम, तो जैसे आप स्पून है ना, या फिर आप कोई भी मेटल लो, एक एंड से आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, आपको दूसरा एंड भी गर्म फील होएगा, ठीक है। तो ये मेटल के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जो आपका कन्वेक्शन है, जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो है ना, वाटर बॉईल कर रहे हो, तो आपको एक तरीके से पानी जो पार्टिकल्स मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर रहे हैं ना विद इन द लिक्विड, तो वो क्या हो रहा है, वो भी मीडियम मतलब कन्वेक्शन हो रहा है उसका, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है अंदर मीडियम के थ्रू। तो बेसिकली इन दोनों को क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना, हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। बट इन द केस ऑफ रेडिएशन ऐसा नहीं है, ये बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे इन तीनों में से है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से, तीनों में से सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस में मतलब फास्ट सबसे हीट ट्रांसफ़र किस में होती है, तो इसका आंसर होगा आपका रेडिएशन, क्योंकि इसको कोई भी मीडियम ट्रांसफ़र मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देख लो है ना, जो सनलाइट है जो अर्थ तक पहुंच रही है ना, वो कितना दूर है, बट दैट इज़ ओनली विद इन 8 मिनट, रफली 15 to 20 सेकेंड्स है ना, एग्जैक्ट नहीं, तो बट रफली इतना टाइम लगता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए ओनली। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट आर ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स ऐसे कि जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, या फिर लास्ट के दो, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो किन महाद्वीपों को अगर एक तरीके से बताया जाए जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सबसे पहले हम आज की जो कॉन्टिनेंट है, आज का जो वर्ल्ड मैप है, उसको देखते हैं। तो ये आप देखोगे ना कि जैसे कि जो अफ्रीका है ये क्या है, इधर है, और ये साउथ अमेरिका इधर है, ठीक है। तो आप इसके कोस्ट को देखोगे तो होस्ट आपको लगेगा कि एक दूसरे में फिट हो सकते हैं ऐसे। तो यही मतलब रीज़न है कि जिसका आंसर ये है। ये आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो, ठीक है, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा से आपकी अर्थ ऐसी थी। तो सबसे पहले जैसे ये वाली थ्योरी किसने दी थी, वैगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ठीक है। तो ये उन्होंने दी थी, तो जिसकी वजह से मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में फिट हो सकते हैं, और ये अफ्रीका यहाँ पे ऊपर से टॉप हेड से नॉर्थ अमेरिका में भी फिट हो सकता है। तो ये पहले था ऐसे अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो कि एक पूरा का पूरा ये एक सिंगल वो था, ठीक है, सिंगल बॉडी थी, वाटर मतलब लैंड बॉडी, जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हुई, मतलब कॉन्टिनेंट जो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स थी अर्थ के अंदर, अर्थक्वेक वगैरह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से, वो पहले तो दो मास मतलब एक ह्यूज लैंड बॉडीज़ में मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन हुई, जिसका नाम था लोरेसिया और गोंडवाना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जैसे कि ऊपर की जो लोरेसिया थी इसके अंदर थी ये 3 कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, मॉडर्न कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो गोंडवाना था दैट वाज विद द कंट्रीज़, मतलब इन कंट्री से मिलके गोंडवाना बन रहा था आपका, ठीक है। तो ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका, ये कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है। तो पहले इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट मतलब एक तरीके से अलग था, बट वो जाके यहाँ पे जो एशिया से टकराया, ठीक है, यहाँ से। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके माउंटेन्स हैं यहाँ पे है ना, हिमालयन रेंज, इसी वजह से है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है। तो ये आपकी अर्थ है, आप इसको अच्छे से और भी ऑब्जर्व करोगे तो कभी मैप पे देखना, अर्थ गूगल अर्थ वगैरह पे देखना, तो आपको यहाँ पे ना माउंटेन रेंज दिखेगी, ठीक है, अंदर विद इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, आपको यहाँ पे माउंटेन रेंज दिखेगी। सो दैट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, मतलब वो सबसे ह्यूज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, हिमालयन वगैरह से भी वो है। तो पैसिफिक ओशियन बोल दिया, बट दिस शुड बी अटलांटिक ओशियन, ओके। ये अटलांटिक ओशियन है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, तो ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता वैसे, है ना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो कभी हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक नोन एज चार्ज, यानी कि जो चार्ज को स्टोर करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो ये आपके सामने ऑप्शन हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांजिस्टर। तो एक एक करके ऑप्शंस की बात करें तो जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है कि जो एक ऐसा आप इक्विपमेंट कह सकते हो, ठीक है, कि जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो ये आपके
ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ होते हैं इंडक्टर्स, ठीक है। अगला ऑप्शन है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, जो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लो आप उसको, तो वो क्या करता है, एक टेम्परेरी बेसिस पे उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे आपने इसको कहीं फ़ैन वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जैसे कि आपने वोल्टेज चेंज करना है, ठीक है, एक V1 है V2 है, ठीक है। तो एक मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाना है या फिर लो टू हाई जाना है, तो इन चीज़ों को यूज़ मतलब चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने तो देखा ही होगा हर जगह, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह में, अडेप्टर्स वगैरह में, जो इवन आपका मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी होता है, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक मतलब जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं तो उनको क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है, ठीक है, मतलब एक बढ़ा देता है उनको, ठीक है। तो जैसे आपने मतलब कंप्यूटर वगैरह में भी होता है, ये मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है एम्पलीफाई मतलब ट्रांजिस्टर। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको पता चल चुका है कि जो आंसर है विच इज़ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, तो इनमें से मतलब क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता। तो वो वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार आप ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करें जो आपका एक्सेलरेशन है वो होता क्या है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है किसी बॉडी की वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो यानी कि रेट है तो यानी कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स से कि कोई बॉडी मूव करना शुरू की विद द वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी वो थी v। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और इस दौरान जो टाइम लगा दैट वाज t। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। तो अगर हम इसको मतलब मैथमेटिकली बात करें तो दैट विल बी, एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, यानी कि जो उसको टाइम लगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, और ये इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और अगर हम वेलोसिटी की भी बात करें वो क्या होता है, तो जो वेलोसिटी है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, वो स्पीड होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब फ़र्क यही होता है, जैसे एक तो आप बात करो कि स्पीड है सिंपल, और एक बात करो वेलोसिटी है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्पीड क्या होता है, ये सिर्फ हमको क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज़ मूव कर रहा है, जो अब बट हमारी जो वेलोसिटी है वो ये तो बताती है कि कितना चीज़ मतलब तेज़ मूव कर रहा है, प्लस वो उसकी डायरेक्शन भी बताती है। तो इसी वजह से ये कौन सी क्वांटिटी हो जाती है अपनी वेलोसिटी, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, एंड स्पीड विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, है ना, और वेलोसिटी मीन्स V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और इसमें आपकी डायरेक्शन मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। तो और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक है। और मैथमेटिकली बोलो तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस टाइम मीटर में और टाइम आपका सेकंड में, ठीक है। तो दैट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ये मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से, वेलोसिटी नेवर चेंजेस। तो इसका ये होगा, इसकी स्पीड है जो वो चेंज हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती। क्यों, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी डिटेल में, तो जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड चेंज हो सकती है, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या फिर दोनों की दोनों भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि द फ्रीजर इन रेफ्रिजरेटर इज़ लोकेटेड एट द टॉप, है ना। आपने देखा होगा जो आपका फ्रीज होता है तो उसके
टॉप में होता है ना फ्रीजर, तो नीचे बाकी आपकी सब्जी वगैरह की जगह होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इसको टॉप पे ही क्यों रखते हैं, तो इसका कंसेप्ट हम वार्म एयर की हेल्प से समझ सकते हैं, है ना। हमने डिस्कस भी किया था कि जो वार्म एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, तो वो कैसे करती है, नीचे से ऊपर मूव करती है, ठीक है। तो अब जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जो फ्रीजर का काम क्या होता है, वो ठंडा करता है ना। तो ठंडी हवा कैसी होती है, फिर वो डेंस होती है ना। वेट उसका थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली लाइटर एयर से ज़्यादा होता है, तो वो नीचे मूव करती है। तो इस वजह से, ताकि ये जो नीचे वाला चेम्बर है पूरा ये ठंडा हो सके, इस वजह से फ्रीज़र इज आई मीन द जो फ्रीज़र सेक्शन है फ्रीज का वो टॉप पे रखा होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा द एंटर चेम्बर कूल्ड, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है द प्रेशर इन ए लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ, मतलब किसी भी डेप्थ पे सरफेस के नीचे वो जो प्रेशर है वो इज़ ऑलवेज एक्सर्टेड डाउनवर्ड्स, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, या फिर हर जगह सेम लगता है, या फिर इक्वल द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड अबव द डेप्थ, यानी कि जो पानी है उसके ऊपर किसी लेयर के ऊपर जितना पानी है वो मतलब उसी के टोटल वेट के हिसाब से लगता है, या फिर ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड बिलो, कि इसके नीचे कितना लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करें ना, तो प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये मतलब जैसे कि आप बात करो कि ये वो कंटेनर है जिसके अंदर आपका पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये पानी है। तो अब इसमें आपने एक होल यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एक होल यहाँ पे कर दिया, एक होल यहाँ पे कर दिया। तो क्या है ना कि पहली लेयर ये है L1 L2 L3, ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं। तो इस L के ऊपर मतलब पानी कम बचा है, तो ये जितना इसका वेट है ना उसके हिसाब से ये प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। मतलब ये प्रेशर जो है इसका हर डायरेक्शन में बराबर जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इस पे भी यहाँ पे भी प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर जगह क्या होता है ना, हर पॉइंट पे मतलब एक लेयर पे प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आंसर आपका सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी है कि इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ, ठीक है। तो अब गिवन डेप्थ मतलब यहाँ पे ये डेप्थ क्या है, अलग अलग है ना, वेरी कर रही है, मतलब डेप्थ यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, यहाँ पे कम है, ठीक है ना। तो इस डेप्थ में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। इस डेप्थ में प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसी वजह से आप देखते भी हो कि जो आपके डैम होते हैं ना, पानी के बड़े बड़े डैम होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, नीचे से वो मोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे लेट से, है ना, तो क्या होगा, ये इस लेयर की बात करो मान के चलो आप, तो इसके ऊपर कम पानी है तो इस पर प्रेशर कम पड़ रहा है, ठीक है। इस लेयर की बात करो तो और ज़्यादा पानी आ गया इसके ऊपर, है ना, तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया। इस लेयर की आप बात करोगे तो क्या है, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो पूरा का पूरा पानी है उसका वेट पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो आपके ये होते हैं जो डैम्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली वॉल होती है ना, ये है ना, ये नीचे से ये थिक होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस सबसे नीचे डेप्थ के हिसाब से प्रेशर बढ़ता भी जाता है। इसलिए आप देखते हो कि जो मतलब मरीन वगैरह होती हैं, है ना, सबमरीन्स वगैरह, उसमें काफ़ी नीचे जो जाती हैं तो उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो काफ़ी प्रेशर टॉलरेट कर सकें, ठीक है, और मतलब काफ़ी प्रेशर सहन कर सकें। और इसी के रिस्पेक्ट में जो आपका लॉ है वो कौन सा लॉ है, पास्कल्स लॉ। मतलब ये पास्कल ने दिया था फॉर्मूला भी, कि मतलब कि जो प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो फोर्स है, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन की आप बात करो तो क्या होगा, जिससे कि आपका ये था, ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये एरिया आपका छोटा है, ये एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, और मतलब फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो लेट्स से प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यानी कि जो आपकी फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना प्रेशर लग रहा है इस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे आपने प्रेशर लगाया तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। लेकिन इसका आउटपुट आप देखोगे ना प्रेशर फोर्स का, वो ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रेशर लगाया था वो P1 था, तो वो मतलब हमने वन साइड रख लिया इधर पे, ठीक है, F1/A1, इसी को हमने इस रिस्पेक्ट में बोल दिया। और यहाँ पे जो प्रेशर था ये क्या था, F2/A2,
बट हमने अभी क्या पढ़ा पास्कल्स लॉ से कि मतलब जो प्रेशर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी कि यहाँ पे P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, है ना, P1 इक्वल्स टू P2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ये हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से आपने यहाँ पे कम फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट कैसा मिला, काफ़ी ज़्यादा मिला। ठीक है, तो ये तो इसका एक आप मतलब कह सकते हो प्रैक्टिकल पर्पज़ है। ठीक है, तो ये इवन आपकी जो गाड़ियों में ब्रेक्स वगैरह भी होते हैं तो उनमें भी यही लॉ लगता है। ठीक है, पास्कल्स लॉ। तो इसका आंसर आपका ये है ऑप्शन नंबर। द क्वेश्चन इज द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है ना कि जो लाइट आपकी विद इन 1 ईयर जितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका आंसर हो गया आपका डिस्टेंस। द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब कंजर्व क्या होता है कि मतलब रिमेन्स सेम ओवरऑल, वो सेम रहता है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है ना रॉकेट का वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, लेट्स से जैसे एक रॉकेट है, ठीक है, जब वो बर्न करता है तो वो नीचे से क्या होता है, फ्यूल निकलता है, उसकी मतलब हीट निकलती है ना, तो उसी की वजह से वो क्या होता है, ऊपर जाता है। तो पहले जैसे रॉकेट जब स्टेबल होता है, मतलब फ्यूल जब उसका बर्न नहीं कर रहा होता तो वो स्टेबल रहता है ना, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई उसका मोमेंटम भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि जैसे फ्यूल बर्न किया, वो एनर्जी उसने पीछे से रिलीज़ की और वो उसी रिस्पेक्ट में वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसको आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जैसे अब मोमेंटम की हम बात करें, है ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम सीधा सीधा बात करना, मोमेंटम क्या है कि किसी चीज़ को रोकना कितना हार्ड है ना। लेट से आपका एक साइकिल है, ठीक है, दूसरा ट्रक है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो रोकना साइकिल को इजी है, ठीक है, ट्रक के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, साइकिल का मास कम है। जैसे कि मैंने बात की, लेट से 100 है, ठीक है, मोमेंटम हमारा 100 है, मास साइकिल का 10 था, वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, लेकिन आपका साइकिल का मास कम था, 10 था, लेकिन अब लेट से आपका ट्रक का मास 60 है ना, वेलोसिटी बेशक उसकी सेम हो, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रिस्पेक्ट में मतलब जितना हैवी, क्योंकि अब आप देखो ना, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इन दोनों में से फिर एक चीज़ को बढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे मास और वेलोसिटी क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बट मास और मोमेंटम क्या रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल आप देखोगे, लेट से आप स्केट बोर्ड पे खड़े हो, ठीक है, तो क्या है कि आपने क्या किया, बॉल थी आपके हाथ में, ठीक है, और आपने बॉल को इस तरफ थ्रो किया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप थोड़ा सा उसमें मतलब उसी रिस्पेक्ट में आप पीछे भी मूव हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को रोकना या फिर जो आपकी एनर्जी है उसको एक तरीके से, आप जैसे बॉल भी आप कैच करते हो कभी, ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर वो बॉल आपके तेज़ आ रही है आपकी तरफ, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसकी वो ज़्यादा होती है उस टाइम पे। ठीक है, मास बेशक कम हो तो उसका मोमेंटम ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही आप एक बुलेट ले सकते हो, है ना, गन की बुलेट, उसको आप रोक नहीं सकते, मास उसका बेशक से कम है, बट उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वही आप इसको फॉर्मूले में रखोगे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो दैट्स वाई उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये काम करता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो न्यूटन के कौन से प्रिंसिपल पे ये, मतलब कौन से लॉ पे जो रॉकेट प्रपल्सन है वो काम करता है। ठीक है, और मोमेंटम की एसआई यूनिट, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है अब, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट और इसका प्रिंसिपल कौन सा है न्यूटन का रॉकेट प्रपल्सन के लिए। अगला क्वेश्चन है,
ओम इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये ऑप्शंस हैं। ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओम की मतलब क्या क्या यूनिट होती है इसकी, मतलब किसकी यूनिट होती है ओम। और जैसे हम बात करें V इक्वल्स टू आई आर, आपने पढ़ा होगा है ना, क्या होता है जो V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप कह सकते हो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। I क्या है आपका, करंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है V इक्वल्स टू आई आर, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका जो वोल्टेज है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, V इक्वल्स टू आई आर इज़ द ओम्स लॉ। और आप मेरे को आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इनमें से किसकी यूनिट है, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ बताना कि लेट्स से एक ये वायर है, ठीक है, ये छोटी है, और एक बड़ी वायर है, थिकनेस सेम है, ठीक है, इट्स जस्ट द लेंथ जो कि अलग अलग है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा लेंथ, ठीक है। तो इनमें से किसका रेसिस्टेंस, मतलब कौन ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है दोनों के अंदर से, ठीक है, तो रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मायोपिया जो कि क्या है, एक डिफेक्ट ऑफ एन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, है ना, विच टाइप ऑफ लेंस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मायोपिया होता कैसा है ना, तभी आप उसको करेक्ट कर पाओगे। तो मायोपिया ना एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है ना, मतलब जिसको पास के ऑब्जेक्ट तो साफ के दिखते हैं, मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साफ दिखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, ठीक है, लेकिन दूर के देखने में उनको दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, उनकी जैसे आई है, ठीक है, और ये उनका रेटिना है, तो जो इमेज बनती है ना वो क्या होती है, यहाँ पे उनकी इमेज बन जाती है रेटिना से पहले, मतलब कहीं यहाँ पे उनकी इमेज बनती है, ठीक है। तो इस वजह से जो मतलब रेज आ रही थी वो यहाँ पे टकराती है उनकी, तो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, इस वजह से उनको दूर का साफ नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, ठीक है। तो अब जैसे इसका एक ऑपोजिट भी होता है, जिससे ये तो हमने डिस्कस की किसकी, मायोपिया की, ठीक है। एक हाइपर मेट्रोपिया भी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, मतलब उसको क्या होता है कि पास का तो उसको नहीं दिखता है ना, जो नियर है, नियर ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखते, लेकिन दूर के उसको बढ़िया दिखते हैं। नियर जैसे कि है वो अगर बुक पढ़ रहा है वो उसको नहीं दिखेगी, है ना, बट हो सकता है उसको दूर का लिखा हुआ बढ़िया कोई गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह उसको सही दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मायोपिया होता है जिसमें आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक है। और जैसे इसमें पास में मतलब मायोपिया में पहले इमेज बन रही थी, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। तो इस वजह से उनको मतलब ग्लास ही यूज़ करने पड़ते हैं। अब विच टाइप ऑफ ग्लास वो बात करते हैं, तो जो मायोपिया होता है दे कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम उनको मतलब करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरे यार ये था, ठीक है, अरे कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है, अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन आए हाइपरमेट्रोपिया के लिए, सो उस केस में आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ वेव गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इनमें से क्या क्या चेंज होता है, वेलोसिटी, डायरेक्शन, दोनों, या फिर कुछ भी चेंज नहीं होता। इसमें आप एक और ऑप्शन ऐड कर लो साथ में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम मतलब हमने डिस्कस किया भी था, है ना, लाइट टू डेंस मीडियम में जा रही है तो क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो यानी कि स्पीड चेंज, तो ये तो डेफिनेटली वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, है ना, वेलोसिटी पे चेंज पड़ेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और जो आपकी डायरेक्शन है हमने उसका भी बात की थी कि जब लाइट टू डेंस मीडियम में जाती है तो क्या होता है ना, लेट्स से ये लाइट था, ये डेंस मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यानी कि अगर मतलब सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ ये चार हैं तो आंसर होगा अपना बोथ, है ना, दोनों के दोनों चेंज होंगे। लेकिन साथ में अगर आपके ये भी आ गया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो आपकी क्या ना कि जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती,
ठीक है। तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डिपेंड करती है कि जो लाइट का सोर्स था, है ना, मतलब जहाँ से लाइट आई थी उस पर डिपेंड करती है। तो वो थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। जो चेंज नहीं होगा वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि जो चाय है दैट विल गेट कूल सबसे पहले इन विच मेटल पोर्ट, है ना, ये सारे मेटल हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, जो सिल्वर होता है ना वो क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट जल्दी से इसके अंदर से ट्रांसफ़र होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? काफ़ी हाई होती है, इनफैक्ट सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? टी। क्योंकि जो चाय मतलब एक तरीके से गर्म भी सबसे ज़्यादा उसी में होगी, ठंडी भी उसी में होगी, क्योंकि जैसे आपका ये मेटल है, ठीक है, तो इसके अंदर हीट, जैसे आप इसमें से हीट मिलेगी इसको, तो ये गर्म भी इतना जल्दी होगा, तो ये अंदर की चाय या फिर कोई अदर लिक्विड है उसको जल्दी गर्म कर देगा, और जो फिर ये यूज़ होने के बाद जो हीट डिसिपेट करेगा ना अपने एनवायरनमेंट में, वो भी काफ़ी जल्दी करेगा, ठीक है। तो ये रीज़न है कि सिल्वर का मतलब सिल्वर इसका आंसर होगा, ठीक है। और कॉपर की बात करें तो ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? वायर्स में, जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ना उनमें यूज़ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी भी कंडक्टिविटी क्या होती है? काफ़ी हाई होती है, ठीक है। मतलब सिल्वर के कंपैरिजन में कम होती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। और जैसे और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जैसे हम इसको मतलब इजीली बैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस होता है ये भी कम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे करंट फ्लो करना है तो उसको रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उसके लिए उतना बुरा है ना। तो इसी वजह से इसका रेसिस्टेंस कम होता है, दैट्स वाई इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। और 2 प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, मेलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि वो क्या क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय हाई वोल्टेज AC। क्यों? तो ये पूछ रहा है कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मतलब काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो उसको हम हाई वोल्टेज पे क्यों भेजते हैं, ठीक है, मतलब जो पावर कंपनीज होती हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने कि ये फास्ट होता है, मतलब एनर्जी वेस्टेज कम होता है, सुरक्षित होता है या फिर सस्ता होता है, ठीक है। तो विच इज़ द प्राइमरी रीज़न। तो सबसे पहले हम बात करें, हमने जैसे ओम्स लॉ में भी पढ़ा था कि क्या होता है? V=IR। यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम इनमें से एक चीज़ को बढ़ा सकते हैं ट्रैवल करवाने के लिए। तो लेट्स से हम करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अब किसी वायर में से करंट फ्लो किए जा रहा है, हाई मतलब ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? उसका जो हीटिंग होगी ना वो भी ज़्यादा होगी वायर की। तो हीट लॉस ओवर द डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना है, उनको 100-200 किलोमीटर काफ़ी दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं वो, ठीक है, वायर। तो क्या है ना कि मतलब हमारे लोकल जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वहाँ तक आती है पावर स्टेशन से, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, हम कहाँ थे? जो हीटिंग लॉस होता है करंट का वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम या तो करंट को बढ़ा सकते हैं या फिर मतलब हमारे वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से हीटिंग लॉस ना हो उस वजह से हम हमारे वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब हम पावर लॉस की बात करें तो वो क्या होता है? P=I²R, ठीक है, जहाँ पे P का मतलब क्या है? P इज़ द पावर, ठीक है। और I क्या है आपका? मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। I इज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट आप कह सकते हो। जो R क्या है? वो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि जो पावर लॉस है आपका इलेक्ट्रिसिटी है और जो रेजिस्टेंस है वो इसके मतलब स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? हीट लॉस होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। तो इवन जो आपने मतलब रोड के हाईवेज के पास में देखते हो ना आप, जो बड़े बड़े टावर होते हैं, है ना, जो मतलब खेतों में लगे होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है कि ये जो हाई वोल्टेज कैरी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मतलब जैसे जहाँ से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से क्या होगा? उन वायर्स के बड़े बड़े टावर्स के थ्रू क्या होगी? आपके लोकल जो एक एरिया में क्या होगा? पावर स्टेशन होगा।
पावर स्टेशन से आपके किसी मतलब वार्ड वगैरह होते हैं जो भी लोकल है ना, जो आप ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो आपके आसपास भी देखते हो, एक सब स्टेशन वगैरह होते हैं बेसिकली, ठीक है, वहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, फिर वहाँ से आपके घरों तक जाती है, ठीक है। तो ये होता है पूरा। तो सोच रहे हो मतलब कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, तो इसी वजह से पावर वेस्टेज ना हो, दैट्स वाई दे आर बीइंग सेंट एट आई मीन एट ए हाई वोल्टेज टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेज। क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड बाय ड्राइवर, जो कि मतलब गाड़ियों में, तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या फिर स्फेरिकल, उत्तल, अवतल, समतल या फिर गोलीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ना कि जैसे इसका फील्ड विज़न काफ़ी बड़ा होता है ना, जैसे मतलब आंसर भी इसका खैर यही है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि जैसे मिरर तो छोटा सा होता है, बट जो वो फील्ड कवर कर रहा है ना, वो काफ़ी बड़ी फील्ड कवर करता है एरिया में अपने, ठीक है। तो क्या है ना कि इस पे लिखा भी होता है ना, आपने भी देखा होगा कई बार, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब यही है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर जो दिख रहे हैं आपको मिरर में, वो पास में हैं। आपको लग रहा होगा कि वो दूर है, बट कंपेरेटिवली वो पास में है, सो बी केयरफुल, ठीक है। वो काइंड ऑफ वार्निंग है, ठीक है। और जैसे हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो वो कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपकी मेकअप मिरर्स होते हैं ना, जो शेविंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, तो वो उनमें कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर तो आपको पता ही है ना, जो सिंपली हम बाथरूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ मैन ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है वो, जो लेट्स से ये आपका अर्थ का सेक्शन है, ठीक है। तो ये क्रस्ट, मेंटल, ये क्या होता है आपका कोर, ठीक है। इसके सेंटर की बात कर रहा है वो, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्या है कि मतलब उस जगह पे उसका वेट कितना होगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें मास इनटू जी। जी क्या आपका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका वेट का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जी मतलब एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पे जब है बंदा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, मतलब ग्रेविटी की, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रही हैं, ठीक है, मतलब ज़ीरो कर देती है। तो वहाँ पे इस वजह से वेट कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम सरफेस की बात करें, तो वहाँ पे कितना होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको अगर ब्रेक डाउन भी करें ना, तो क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जी है आपका, कैपिटल जी है, वो क्या है आपका, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो है, ठीक है। एम पता ही आपको, मास, और जो आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है। तो इसी वजह से आपका अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो सेंटर में था वो कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, एट द सेंटर पूछा है ना, तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या स्पीड में से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें जो सेकंड लॉ होता है वो होता क्या है, तो जो फोर्स होती है ना किसी बॉडी पे अप्लाई करती है, वो इक्वल होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो जैसे हमने मोमेंटम पढ़ा था, क्या होता है मोमेंटम कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो काइंड ऑफ मतलब कितनी क्वांटिटी होती है उसकी, कितना एक तरीके से उसको मुश्किल होता है रोकना। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, किसी कार्ट में जैसे सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको मूव करना थोड़ा सा हैवी मतलब आपको फील होगा, ठीक है, कंपेरेटिवली जब वो खाली है। तो यही होता है मोमेंटम, ठीक है। हमने जैसे बुलेट का भी एग्जांपल देखा था, तो क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। इन दो चीज़ों पे मोमेंटम डिपेंड करता है आपका बॉडी का, ठीक है। और जो इसका रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यानी कि और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि किस रेट पे
वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और हमने वेलोसिटी पढ़ा था क्या होता है, स्पीड होती है किसी भी बॉडी की किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज फोर्स। तो पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो कितनी होती है। तो ये चलो इसका आंसर इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है, वैसे आंसर भी यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैक्यूम में भी ऑलमोस्ट सेम होती है और एयर में भी सेम होती है, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मतलब डिपेंड नहीं करती कि वो कोल्ड एयर है या फिर हॉट एयर है, ठीक है। ऑलमोस्ट वो सेम होती है, नेग्लिजिबल होता है डिफरेंस इनका। और अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें ना, तो वो मतलब इन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करती है, ठीक है। और वैसे स्पीड ऑफ साउंड होती है नॉर्मली 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे आप मतलब डिफरेंस आप इनका फील भी कर सकते हो, जैसे कई बार मतलब बिजली कड़कती है ना बारिश के टाइम पे, तो आप को दिखती पहले वो बिजली, है ना, जो लाइटनिंग होती है तो वो दिखती पहले, बट आपको आवाज़ उसकी हो सकता है थोड़ी सी टाइम के बाद सुनाई देती है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ है। और जैसे हम बात कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड की, कोल्ड एयर और हॉट एयर, तो इनमें से ज़्यादा किस में होगी, स्पीड हॉट एयर में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो दूर दूर हैं, ठीक है। वो काफ़ी मतलब उनमें एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कि कोल्ड एयर में पार्टिकल्स हैं, और इनमें इनकी स्पीड क्या होगी फिर, कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, इनमें से ऑप्शन हैं वोल्ट, एम्पियर, कोलॉम्ब या फिर गॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो लेट्स से ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको 1 यूनिट चार्ज कैरी करना है, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज कैरी करना है, ठीक है। तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, लेट्स से V1 था, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा लेट्स से V2 था, ठीक है। तो यानी कि V1 to V2 जाने में जो आपको मतलब 1 यूनिट चार्ज कैरी कर रहे हो साथ में, तो उस टाइम पे जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, मतलब इसका करेक्ट आंसर है वोल्ट, ठीक है। इसका यूनिट यही है। और एम्पियर किसका है, आपका इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। जो कोलॉम्ब है वो किसकी यूनिट है, आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। और जो गॉस है वो किसकी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यानी कि जैसे V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V2 है सेकंड पोजीशन पे और V1 है पहले पे, तो V2 - V1 अपॉन इज इक्वल टू W/Q, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइस विच कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कोई उपकरण है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो उसको मतलब वो कौन सा डिवाइस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सामने एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक्रोफोन या फिर ट्रांसमीटर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि मान के चलो सिंगर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, माइक के सामने गा रहा है, ठीक है। तो उसने जैसे गाया तो उसकी क्या थी, वो साउंड जो गई उसके मुंह से वो माइक में गई, तो माइक ने क्या किया, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। साउंड एनर्जी थी तो साउंड टू उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एक सिग्नल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब माइक से अब क्या था कि उसकी आवाज़ जो थी वो क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ कम थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो आवाज़ कहाँ गई, उसकी एम्पलीफायर में गई, जिसने क्या किया, उसकी आवाज़ को बूस्ट कर दिया, है ना, उसको एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। यही काम होता है एम्पलीफायर का। तो उसकी मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो उसकी आवाज़ थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था जो, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और स्ट्रेंथ बढ़ गई तो क्या हुआ, अब वो स्पीकर पे के पास गया, जो उसके मतलब लाइव जो सुन रहे थे एक तरीके से, स्पीकर के थ्रू आवाज़ जो आई उसके पास। तो अब ये जो सिग्नल था ना, ये कैसा था, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल था फिलहाल तक, है ना। तो अब जो आवाज़ निकलेगी स्पीकर में से, वो कैसी आवाज़ निकलेगी, साउंड एनर्जी की फॉर्म में आवाज़ निकलेगी, ठीक है।
तो बेसिकली आप कह सकते हो जो स्पीकर और जो माइक है ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। माइक ने क्या किया, आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, लेकिन जो स्पीकर ने क्या किया, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको क्या किया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन देख लिए, एम्पलीफायर देख लिया क्या होता है, स्पीकर देख लिया, माइक्रोफोन देख लिया। ठीक है, और ट्रांसमीटर क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसमिट, है ना, वो क्या होता है किसी चीज़ को मतलब ट्रैवल करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि जो यही सिग्नल ले लेते हैं, है ना, यही साउंड एनर्जी ले लेते हैं। वो क्या थी कि वो कॉन्सर्ट से अब लाइव पे भी जा रही है, वो यूट्यूब वगैरह पे या फिर टीवी वगैरह पे भी जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब इस एनर्जी को कन्वर्ट भी करवाना है ना, तो मतलब ट्रैवल भी करवाना है, तो ट्रैवल किसकी वजह से होगी, वो ट्रांसमीटर की वजह से ट्रैवल होगी। ठीक है, तो हमने मतलब इसी एग्जांपल से हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल था, तो इलेक्ट्रिकल में क्या था, साउंड, हाँ ये आपका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो, नॉट द माइक्रोफोन, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, रुक जाओ, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, हाँ ये आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी मेटल में वो किसकी वजह से होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस या फिर होल्स की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो करंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की वजह से आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेट्स से ये था जैसे हम टर्मिनल्स वगैरह बनाते हैं, है ना, उन जैसे बल्ब वगैरह अपने सर्किट डायग्राम देखे होंगे, है ना, बल्ब, बैटरी होती है यहाँ पे, है ना, तो उस सर्किट में हम क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट फ्लो की डायरेक्शन दिखाते हैं, है ना, कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। बट रियल में क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है ना, लेट्स से आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे, तो जो आपका करंट फ्लो करेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, वो इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, यही चीज़ है। और एक और चीज़ पूछता है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, तो अब जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, आपका वायर है जो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी, है ना, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो जो इसके एटम्स है ना वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन एटम से टकराते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वो उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखना। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है उस पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए प्लांट इज डिटरमाइंड बाय, आइडेंटिफाइड बाय, इनमें से कौन सा मेथड, C14 या फिर जो लेयर ऑफ स्टेम काउंट करके, नंबर ऑफ ब्रांचेज या फिर ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले बात करें कि C14 क्या होता है। C14 होता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए, है ना, कि रफली कितना पहले वो उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई होता है C14 मेथड से। जैसे कि जो कोई एनिमल्स होते हैं ना, उनमें डेड होने के बाद उनका C14 लेवल क्या होता है, कम होता जाता है। तो जितना C14 लेवल कम मिलेगा ना, यानी कि उतना वो एनिमल जो था वो क्या है, उतना पहले वो डेथ हुई थी उसकी, मतलब उतना पुराना हो चुका है वो। ठीक है, तो इसी वजह से ये तो था एनिमल्स के लिए, मतलब जो ये मोस्टली डेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एनिमल्स, फॉसिल्स वगैरह के लिए। लेकिन जो ये आपका C14 के अलावा ये जो है ना लेयर ऑफ स्टेम, हाँ ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि इस मेथड को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, है ना, क्रोनो हम समझ चुके थे टाइम, डेंड्रो मीन्स जो प्लांट वगैरह होते हैं, स्टेम के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे कि ये आप एग्जांपल से देखो, ये वाला स्टेम, ये वाला सेक्शन क्या होगा, प्लांट में पहले बना होगा, ये उसके बाद में बना होगा, ये उसके बाद में, ये ऐसे ऐसे करके बनता गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टेम्स ये काउंट कर करके, ठीक है, ये
कि हर साल लगभग एक रफली बनता है, ठीक है। उसके बाद ये थिकनेस वगैरह भी बढ़ती है, और जैसे आप इसके पैटर्न भी देख रहे होगे, कोई डार्क है कोई लाइट है ना, ये जैसे डार्क है ना, ये बीच में से लाइट है। तो क्या है ना कि जैसे ये मौसम वगैरह पे भी है कि इस मतलब मानसून वगैरह आया या फिर क्या उस प्लांट के साथ उस टाइम पे हुआ, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम प्लांट की जो लाइव जो प्लांट्स हैं ना, उनकी एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेम्स, ठीक है। तो ये आप इसमें से भी समझ सकते हो कि ये जो सबसे बाहर है वो नया नया है ना। ऐसे ऐसे अंदर तक जैसे डेप्थ में जाएंगे उसका एज क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। क्वेश्चन है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम, ये हम सबको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि क्या है, यूवी रेज, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। वैसे ओजोन बनता कैसे है, जैसे ये हमें पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, जब इसके ऊपर यूवी रेज पड़ेंगी ना, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी जब ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में अलग अलग हो गए इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब ये जब ऑक्सीजन अकेला जो इंडिपेंडेंट था, मतलब ये किसी O2 से मिलेगा तो ये क्या बना देगा, O3 बना देगा, ठीक है। तो ये O3 क्या होता है, आपका ओजोन होता है, ठीक है। तो जैसे हम आपके CFC यूज़ करते हैं ना फ्रीज वगैरह में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से AC वगैरह से जो रिलीज़ होता है, तो क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाके वो जो पूरा का पूरा जो CFC था वो ऊपर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जब उस पर पड़ती हैं तो वो ब्रेक डाउन होके इसी वजह से वो ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, उसको डैमेज करता है वो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो अर्थ की कौन सी मतलब लेयर में होती है, जैसे आपकी अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर लेयर्स होती है ना, मतलब एटमॉस्फेयर की। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी लेयर में आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जो जनरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम बात करें जनरेटर होता क्या है। तो जो आपका मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई अगर आपका एक मतलब डिवाइस है वो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, सो वो क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो करता है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये दिया किसने था, ये लॉ फैराडे। तो बेसिकली अगर पूरा बोले तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जैसे कि ये आपका लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अगर कोई कंडक्टर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फील्ड कह लो या फिर आप इसको फ्लक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये अभी तो सर्किट ओपन है तो क्या होगा, इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें, ठीक है, सर्किट को क्लोज कर दें हम, तो क्या होगा, ये वोल्टेज आपका करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी इसके रोटेट होने से, ठीक है, वो आपकी करंट प्रोड्यूस करेगी वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो आपका अलग ऑप्शन क्या है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्या होता है कि लेट्स से आपकी एक कोयल है, इसके अंदर से हमने करंट फ्लो किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इसके वजह से जो आसपास भी जो कोयल होगी उसके अंदर भी क्या होगा, एक करंट का इफेक्ट आपको फील होगा, ठीक है। तो ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब है ही मतलब इस चीज़ का ना कि एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसका आंसर क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, मतलब जितना जल्दी ये फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब उसी की रिस्पेक्ट में उसी का। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ये तो हीट एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे सन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलती है, वो कैसे, जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो सनलाइट आ रही है तो उसको क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और केमिकल एनर्जी भी मिलती है, वो कैसे,
जो आपकी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो वो प्रोसेस क्या है, केमिकल। और ये वाली सोलर पैनल्स के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। बट जो प्राइमरीली सोर्स है वो क्या है, हीट एनर्जी। तो वैसे तो मतलब कहने को वो हमें लाइट भी देता है, तो वो लाइट एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में अगर देखें बस हम, तो द ऑप्शन वुड बी हीट एनर्जी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। द परमानेंट मैग्नेट इज मेड बाय, ये ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, स्टील, मैंगनीज या फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो वो है स्टील। क्यों? क्योंकि जो स्टील होता है ना, उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी मतलब जो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक बार उसको अगर हम देते हैं तो वो उसको ईजिली लूज़ नहीं करता, ठीक है। तो एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग है वो चीज़, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करना होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टील से उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो स्टील से बनता है। तो एक जैसे एग्जांपल ले हम, जो कंपास होता है ना, तो कंपास का क्या है, वो है ना, जो आपका ये कुछ ऐसा दिखता है ना, तो क्या है कि नॉर्थ साउथ। अब ये क्या है, ये टाइम के साथ ऐसा ना होना चाहिए ना कि ये जो मटेरियल है वो अपने टाइम के साथ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी वो उसको लूज़ कर दे, है ना, वो परमानेंट रहनी चाहिए। सो इस वजह से क्या है, ये हार्डन स्टील से बनता है, ठीक है। तो दैट्स वाई। तो ये था अपनी फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। ऐसे हम और 2 पार्ट लेके आएंगे, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, जिसमें हम टोटल और 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल से जुड़े रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपके कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आप टाइमली देख सको। तो हम क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री और बायो की सीरीज़ भी हम लेके आएंगे। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग वॉरियर रेजिमेंट। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।